औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का लेक्चर हम कर रहे हैं LU डिकम्पोजिशन मेथड या लोअर अपर ट्राइएंगल डिकम्पोजिशन मेथड या नेक्स्ट नेम है इसका फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर कोई भी सिस्टम हमें दिया जाएगा 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 अप टू n/n तक आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एडवाइस की जाएगी कि ये बहुत बड़े के लिए ना किया जाए, जिसमें और ये दूसरी सेकंड बात ये है कि ये स्केयर मैट्रिसेस के लिए होगा, यानी जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन जो होंगी वो सेम हमारे पास होंगी, तो उससे मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्केयर मैट्रिसेस जनरेट होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी 3x 3 1 2 1 फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड कॉलम 2 1 2 1 होगा और थर्ड कॉलम -2 1 -1 3 1 1 3 1 होगा, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है, जो आपके सामने यहाँ पर हम कर देते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से लिखा गया। अब हम यहाँ पर इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये इसके कोफिशिएंट्स और ये इसके कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल हैं यहाँ पर। इसी तरह हमने ये सारे लिखे हैं, यानी ये इसके कोफिशिएंट इस जगह पर लिखे हैं और इसके कोफिशिएंट जो हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब उसके बाद सिमिलरली हमने ये W के लिखे हैं और वेरिएबल जो है वो हमने कॉमे को यूज करके, यानी हमने यहाँ पर कॉमा जो है वो यूज किया है, ये कॉमा यूज हुआ है और इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं x y z w। उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड है इसको हमने ये 1 2 1 4 हमने जो है यहाँ पर लिखा और उसके बाद ये तो होगी इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। असल जो है LU डिकम्पोजिशन मेथड के अंदर वो आपके पास इस तरीके से होता है कि आप इसके अंदर दो नई मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो दो नई मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस क्या करवाएंगे, वो हमारे पास ये है, यानी आपके पास इसमें एल मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स एल कंसिडर कहलाएगी और इसके अंदर डायगोनल पे आपके पास 1 होगा हर एक के मैट्रिक्स एल के अंदर, और उसके बाद इसकी जो ये होंगे हमारे पास इसमें 1 के नीचे वो आपके पास इसकी नॉन जीरो एंट्रीज जो हम मालूम करेंगे। यहाँ पे L21 L31 L41 है और इस 1 के नीचे जो है L32 L42 हमारे पास है और इस 1 के नीचे L43 है। इसी इसी तरह हम यानी कि डायगोनल 1 1 होंगे, चाहे अगर 4x4 के है तो 4 डायगोनल हो पे 4 वंस मिलेंगे आपको डायगोनल पे। अगर 3x3 है तो फिर हमें 3 1 मिलेंगे हमारे पास डायगोनल पे और इसके नीचे जो हैं वो कॉलम वाइज जो है वो उसके नॉन जीरो आपके पास नंबर जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो मिलेंगे। और उसके बाद ये है अपर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल के अंदर आपके पास यहाँ पर U1 U2 U12 U13 U14, सिमिलरली हम इसके अंदर एक और इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर इसी तरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और डायगोनल पे अगर आप गौर करें इसके अंदर अपर ट्राइंगल के अंदर जो कि हम खुद इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये U11 ये U22 और U33 और U44, ये इस तरीके से हमारे पास चलेगा। अगर ये हमारे पास इसके अंदर फिलहाल सवाल जो हमारे पास है, वो क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 4x4 का है, लेकिन अगर ये हमारे पास 2x2 का हो या 3x3 का होगा तो मैट्रिक्स जो होगी वो हमारे पास किस तरीके से लिखी जाएगी। मसलन यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स लिखने के लिए अगर 3x3 की है तो ये देखें, लो मैट्रिक्स एल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 1 और फिर 1 और फिर 1 हमारे पास लिखा जाएगा और इसके नीचे जो है वो आपके पास ये लिखे जाएंगे, यानी L21 L31 L32 हमारे पास होगा। उसके बाद इसी तरह अपर ट्राइंगल में इसके डायगोनल पे U11 U22 और U33 होगा और इसके ऊपर हमारे पास कहते हैं लोअर में, लोअर ट्राइंगल के अंदर ये 0 0 0 होंगे और यहाँ पे अपर ट्राइंगल के इसके नीचे 0 0 और 0 हमारे पास होंगे। जैसा कि 4x4 मैट्रिक्स को के लिए हमने एल और यू डी मैट्रिसेस जो है वो डिफाइन की। अगर आपके पास क्वेश्चन में
2x2 मैट्रिक्स आ जाती है। तो फिर हम एल और यू को कैसे डिफाइन करेंगे? ये देखें यहाँ पे 1 है, 2 1 आएंगे। जैसे अगर 3x3 के लिए 3 1 थे आपके पास, 4 के लिए 4 1 थे, और इसके नीचे L2 1 हमारे पास आएगा। और इसके अंदर आपके पास डायगोनल पे U11 U12 होगा। और 2x2 के लिए अगर मैट्रिक्स जो है वो 2x2 की हमारे पास हो, और यहाँ पर देखें 3x3 में U11 U12 U33 सॉरी U11 U22 U33, और इसके नीचे जो है वो 0 हमारे पास होंगे। अब हमने यानी फैक्टराइजेशन के लिए इस तरीके से हम मैट्रिक्स जो है वो डिफाइन करेंगे। आखिर ये हम करना क्या चाहते हैं? एक्चुअल ये सूरत हाल है कि हमारे पास ना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके पास ना ये 8 है, इस 8 के ना दो फैक्टर एक फैक्टर बनाएं। तो आप बताएंगे जी 8 जो है वो दो नंबर बताएं जिनकी मदद से 8 आता हो। तो इसका जवाब आपके पास होगा 4 × 2। ये का आपके पास आंसर है। हो सकता है आपका आंसर इससे डिफर हो जाए, यानी आप कह दें 8 × 1, वो भी 8 होता है। या आप यूं कह दें कि 16 × 1/2, ये भी आपके पास आंसर, यानी 8 के फैक्टर मोर देन 1 है। बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। इसी तरह हमारे पास हाँ, हम यहाँ इनके फैक्टर्स हम आसानी से मालूम कर लेते हैं। मसलन अब 16 है, मैं कहता हूँ 16 के एक ये नंबर है मैं जो आपको दे रहा हूँ, आप इस नंबर के ऐसे दो फैक्टर्स बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 आ जाए। तो मैंने यहाँ पर 4/4 लिख दिया, लेकिन 4 × 4, अगर आप चाहें तो 8 × 2 लिख दें, लेकिन आप फैक्टर बता सकते हैं। यानी आप फैक्टर 16 के मोर देन 1 बता सकते हैं। मैं भी मोर देन 1 बता सकता हूँ, इन्फिनिट बता सकता हूँ। मतलब 16 को हासिल करने के लिए 32 × 1/2, ये भी एक फैक्टर है। या मैं इस तरीके से कर लूँ -4 × -4, ये भी एक फैक्टर है। इसी तरह आप बाकी अपने जहन में सोच लीजिएगा कि 16 के इन्फिनिट फैक्टर कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 आए। अब इसी तरह 18 का मैंने बताया कि 18 का एक फैक्टर ये है, यानी हर नंबर के जो खासकर इंटीजर गौर करें तो हमने यहाँ पर इंटीजर की एग्जांपल ली। मैंने 8 की आपसे पूछा कि 8 के फैक्टर बताएं, आपने 4 × 2 बता दिया। 16 के बताएं, आपने 4 × 4 बता दिया। और 18 के बताएं तो 36 × 1/2 बता दिया। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आप ना, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के आपने जो है दो फैक्टर बताने, यानी ऐसी दो मैट्रिक्सेस बतानी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो आपके पास ये आए, यानी ये आंसर है। जैसा मैंने बताया था कि 8 आपके पास है, आप ऐसे दो नंबर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आए। तो वो उसका आपने बताया था 8 को हासिल करने के लिए वो कौन से दो नंबर हैं, आपने 4 × 4 फॉर एग्जांपल आपने बताया। इसका नहीं आप जबानी बता सकते। 8 का आपने जबानी बता दिया, 16 का आपने जबानी बता दिया, लेकिन आपने इसका नंबर जो है ना, वो इसके मैट्रिसेस का ऐसी दो मैट्रिसेस बतानी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आप के पास आंसर ये आए, और यानी इस मैट्रिसेस के दो फैक्टर बताने। अब वो फैक्टर बताने के लिए जबानी तो काम नहीं चलेगा। जिस तरह 8 का बताया था आपने कि 8 का और 16 का बताया था कि 16 को 4 × 4 हमारे पास होता है, इसका नहीं बता सकेंगे। इसको बताने के लिए ना कि इसके वो कौन सी दो मैट्रिसेस हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आ जाए, वो हमने उस तरीकेकार को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए हमने वो मैट्रिसेस, हमने कहा जी वो मैट्रिक्स एक एल है और दूसरी मैट्रिक्स यू है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। हम इसको हल करने के बाद साबित भी कर देंगे। तो हम करते हैं जी इस बात को कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर साबित हो जाता है या नहीं होता। अब यहाँ पर हम इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर यही क्या, a = L of u, यानी a of LU का क्या मतलब है कि आपने इस मैट्रिक्स के इस मैट्रिसेस को दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में चेंज करना है। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स L जो हमने डिफाइन करी थी,
और आप इसके अलावा भी डिफाइन कर सकते हैं जो मैट्रिक्स हमने एल और यू डिफाइन की थी। ये दोनों को हमने जो है आपस में मल्टीप्लाई किया। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखी और मैट्रिक्स एल की वैल्यू रखी और मैट्रिक्स यू की वैल्यू रखी और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है जो कि ये लिखा हुआ है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर किस तरीके से हमने वो मैट्रिसेस को रखा और मल्टीप्लाई किया। एक दो को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स है जी आपके सामने, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जी। एक ये मैट्रिक्स एल है और ये मैट्रिक्स यू है। इनको मल्टीप्लाई जो करना है वो एक कॉमन वे से हम करते हैं। कॉमन वे से मैट्रिक्स एल को मैट्रिक्स यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा U11 और U11 को U11 और फिर 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 0 एंड सो ऑन। इसी तरह फिर हम इसके अंदर आप जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई कर लें। ये सारी मैट्रिसेस को एक कॉमन वे से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से हमने आम मेथड छोटी क्लासेस के अंदर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट जो है वो यहाँ पर लिखा है। उम्मीद है कि मल्टीप्लिकेशन का और जो स्टेप है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप चेक कर लेना कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास सही हुई है, तो आंसर यस आएगा आपके पास कि ये मल्टीप्लिकेशन जो हमने यहाँ पर की है वो बिल्कुल उसके मुताबिक है जो कवानीन आप पढ़कर आए। अब हम यहाँ पे चूंकि जगह नहीं थी यहाँ पर, इससे आगे स्पेस ना होने की वजह से मैंने इसका फर्स्ट कॉलम इधर लिख दिया, सेकंड कॉलम इधर लिख दिया और थर्ड कॉलम यहाँ पे लिखा है और फोर्थ कॉलम हमारे पास ये है। इसके अब हमारे पास क्या सूरत हाल है, दो मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर उनकी एंट्रीज जो सी हैं वो हमारे पास इक्वल हो, यानी जो ये 3 है ये आपके पास इसके इक्वलेंट होगा, इस एंट्री के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल इफ देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये मैट्रिसेस की रूल है। तो U11 इज इक्वल टू 3 हमारे पास लिखा जाएगा, जो कि हम आपके सामने अभी लिख देते हैं। पहले लिख ही देते हैं ताकि आपको ये बात समझ आए कि ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हमारे पास U11 इज इक्वल टू 3। उसके बाद फिर हमने दूसरे को यहाँ पर किया। दूसरे को जब हम करते हैं यहाँ पर तो सूरत हाल क्या आती है जी हमारे पास कि ये दिखा लेते हैं जी हमारे पास इसमें ये एंट्री, यानी कि ये एंट्रीज इसके इक्विवेलेंट होगी, यानी U12 इज इक्वल टू 2 ये हमारे पास होगी। सिमिलरली U13 ये हमारे पास इक्विवेलेंट होगी आपके पास -2 के। U13 +0 +0 +0 वो उसका कोई रोल ही नहीं होना, U13 ही रह जाएगा। U13 इज इक्वल टू -2 और ये जो हमारे पास 1 है ये इक्विवेलेंट होगा आपके पास U14 के। U14 इज इक्वल टू 1। यही चीज हमने क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को इक्वल किया और इसका आंसर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखें इक्वेशन जो सी हैं वो हमने बना ली। ये देखें ये हमारे पास आ गई। जो मैंने इक्वेशंस अभी तक आपके साथ डिस्कस की वो एक ये थी, एक ये थी, एक ये, और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को लिखी। एक दो और हम कर लेते हैं ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। हमने ये प्रोसीजर सबके लिए किया, सारी एंट्रीज को जो से है वो हमने उसके बराबर लिखा। मिसाल के तौर पर अगर गौर करें, ये फोर्थ कॉलम का हमारे पास क्या कहते हैं, फोर्थ कॉलम की एंट्री है राइट हैंड साइड पर। फोर्थ कॉलम की राइट हैंड साइड पर एंट्री हमारे पास मौजूद है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो फोर्थ कॉलम की एंट्रीज है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जी 1। इसके इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास इसके बराबर लिखा जाएगा। अब हम क्या करते हैं जी इसके अंदर, इसमें आपके पास इसी तरह बाकी किया, यानी बाकी भी हम जो से हैं वो इसी तरह कर रहे हैं कि ये एंट्री जो है, ये एंट्री ये हमारे पास सेकंड कॉलम की थर्ड कॉलम की सेकंड एंट्री है, थर्ड कॉलम की थर्ड सेकंड एंट्री वो इसके इक्विवेलेंट हमारे पास होगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की थर्ड कॉलम की थर्ड एंट्री के इक्विवेलेंट होगी। और जो ये हमारे पास है, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये फोर्थ कॉलम की सेकंड एंट्री है।
तो यहाँ पे फोर्थ कॉलम की सेकंड एंट्री के इक्विवेलेंट हमारे पास लिखा जाएगा। इन सबको, और इसी तरह ये हमारे पास है, ये इक्विवेलेंट, ये फर्स्ट कॉलम की आपके पास थर्ड एंट्री है। फर्स्ट कॉलम की थर्ड एंट्री ये 2 के इक्विवेलेंट हमारे पास होगी। हमने एंट्रीज को जो है वो कंपेयर किया। इसी तरह ये हमारे पास फोर्थ कॉलम की, सॉरी फर्स्ट कॉलम की फोर्थ, फर्स्ट कॉलम की फोर्थ एंट्री इक्विवेलेंट होगी 1 के। और इन सबको जो है वो हमने नंबर ऑफ इक्वेशंस का नाम दे दिया कि ये हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं। अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ, अब इनको क्या करेंगे हम यहाँ पर, जब हम कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर कर लेने के बाद हम इसमें जो है यहाँ पर इनको सबको सॉल्व करेंगे। मसलन ये कितनी इक्वेशंस हैं जी हमारे पास, अगर 4/4 का सिस्टम होगा तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हासिल होंगी वो 16 होंगी। ये 16 है जी हमारे पास। हम इन क्वेश्चंस को आपस में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं वो आपके सामने जो है हम यहाँ पे लेकर आते हैं, और ताकि आप बेहतर तरीके से हमारे साथ शेयरिंग कर सकें। ये देखें जी हमारे पास इसमें, हाँ जी ये हमारे पास आ गया जी, ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई। हम लेकिन करना क्या है, टारगेट क्या है हमारे पास, टारगेट ये है, टारगेट को पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जब कंपेयरिंग कर लेंगे तो टारगेट हमारे पास क्या होगा। टारगेट हमारे पास ये है कि किसी तरह हमारे पास ये मैट्रिसेस जो हैं जो हमने डिफाइन की थी, ये मैट्रिक्स एल और यू, यानी ये हमारे पास इनकी वैल्यूज हमारे पास हासिल हो जाए। L21, L31, L41, L32, L42, L43, ये हमारे पास होगी। उसके बाद U11, U12, U13, U14 जो कि फौरन ही हासिल हो गई थी, और U22, U23, U24, U33, U34, U44, ये मैट्रिक्स U मुकम्मल हो जाए जो हमारे पास हमने मालूम करना है। असल इन 16 इक्वेशन से टारगेट हमारे पास ये हासिल करना है। और मैट्रिक्स एल की जो एंट्रीज हैं वो जो कि हमें नॉन जीरो होंगी, क्योंकि हम इसको नॉन जीरो मानते हैं। कहते हैं जरूरी नहीं कि ये नॉन जीरो हो, ये जीरो भी आ सकती हैं, लेकिन हम इनकी इनकी वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए आपके साथ जो है यहाँ पे पहले हमने 16 क्वेश्चंस हासिल की, और 16 क्वेश्चंस को जब हमने हासिल कर लिया तो अब हम यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं आपस में। मसलन अगर आप किसी तरह भी सॉल्व कर लें, यानी कि ये 16 है, यहाँ पे 16 क्वेश्चंस आपके पास मौजूद है, 1 से लेकर आपके पास 16 तक। आप इनको किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर लें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन मैं सिर्फ एडवाइस करूंगा कि चूंकि ये क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं तो आप जो है इनको इन ऑर्डर करें। यानी पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें जो कि ऑलरेडी सॉल्व हो गई है कि U11 की वैल्यू 3 है। फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें U12 जो कि ऑलरेडी सॉल्व हो गई है। U13 सॉल्व करें, यानी 1 2 3, देन 4 सॉल्व करें। फोर्थ हमारे पास वो भी सॉल्व हो गई। पहली 4 क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व हो गई हैं। अब 16 में से 4 सॉल्व हो गई हैं तो इट मीन्स 12 रह गई। अब इसके बाद फिफ्थ करें, इन ऑर्डर करें, चाहे आपको नजर भी आ रहा हो कि फलां क्वेश्चन जो है वो इससे पहले सॉल्व हो सकती है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप इन ऑर्डर ही चलें। फोर्थ के बाद अब हमारे पास फिफ्थ करनी है। देखिए जी हमारे पास फिफ्थ करने के लिए ये फिफ्थ है जी हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगर गौर करें तो सिर्फ U11 की वैल्यू जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो U11 की वैल्यू जो है वो हमारे पास, अब यहाँ पर U11 इज इक्वल टू 3 की वैल्यू रखें तो L21 की वैल्यू आपके पास हासिल हो जाएगी। और फिर L21 की वैल्यू भी आपके पास हासिल हो जाएगी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो हमारे पास कहाँ पे हासिल हो रही है। L21 की वैल्यू ये देखें, L21 1/3 हमारे पास हासिल हुआ, जो कि आपके सामने U11 की वैल्यू रखने से हासिल हुआ। सब्स्टिट्यूट 1 इन फिफ्थ, L21 हासिल हो गया। अब हमने जो है नेक्स्ट सॉल्व करनी है। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए अब हमने देखना है, ये इक्वेशन का नाम याद रखेगा, 1 डैश है। यानी किस इक्वेशंस को, इस इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, 1 डैश हमारे पास है, यानी L21 की वैल्यू 1/3 हमारे पास वहां पड़ी हुई है। अब हम इस तरीके से करते हैं कि हमने फिफ्थ तक सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या कहते हैं, सिक्स इक्वेशन सॉल्व करनी है। सिक्स इक्वेशन में L21 है,
U12 है और U22 मिसिंग है। U22 मिसिंग है तो हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। करने के लिए U22 हमारे पास, पहले तो हम U12 की वैल्यू रखेंगे। U12 की वैल्यू आपके पास 2 है, ये 2 हमारे पास, ये यहाँ वैल्यू रखी जाएगी। और L21 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी 1/3, और ये वैल्यूज रखने के बाद U22 की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट हो जाती है, जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ रखता हूँ। यही वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी है। तो U22 की वैल्यू 1/3 हमारे पास विजिबल है। अब U22 की भी वैल्यू आ गई, और फिर उसके बाद U22 की वैल्यू भी आपके पास आ गई। हम यहाँ तक पहुंच गए जी 6 तक। अब 7th हल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7th, ये 7th हल करेंगे। 7th में L21 की वैल्यू 1/3 है हमारे पास। U13 की वैल्यू आपके पास है, यानी L21 की वैल्यू आपके पास है। U13 की वैल्यू आपके पास जो है, U13 की वैल्यू -2 है आपके पास। U23 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फिर देखते हैं जी हमारे पास आंसर क्या आता है। ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है। इसके अंदर 1/3 L21 की वैल्यू रखी, और हमने जो है इसकी वैल्यू रखी, बाकी वैल्यूज जो मिसिंग थी वो वैल्यूज रखी। U23 5/2 आ गया। अब आपके पास इसको थर्ड डैश हमने कंसीडर कर दिया कि थर्ड डैश, क्योंकि हमारे पास डैशेस जो हैं पहले भी थर्ड हो चुका है, तो लिहाजा ये थर्ड डैश हमें कहना पड़ा। अब हमारे पास क्या कहते हैं, मजीद देखें, अब हमने कहाँ तक पहुंचे जी। अगर गौर करें तो हम जो है यहाँ तक पहुंच गए जी, इसके अंदर 7 तक। अब हम 8 करते हैं। 8 के अंदर देखें, 8 क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि ये 8 क्वेश्चन। 8 में L21 हमने फाइंड आउट कर लिया है। U14 आपके पास ये है, U14 ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएगी, और U24 आपके पास हासिल हो जाएगा, जो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है। देख ले देख लेते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल यहाँ पर है। U24 हमारे पास 2/3 आया जी, ये नोट भी कर लें। पुट y-4 इन 8, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं आसानी के लिए। अगर आप चाहें तो बेशक जो से है इसके कोई और जो से नाम लिख सकते हैं। अब हम जो है यहाँ तक पहुंच गए जी 8 तक। 8 के बाद अब हमने 9 सॉल्व करनी है। 9 जो सॉल्व करनी है, यानी ये क्वेश्चन जो है 9th हमने सॉल्व करनी है। 9th बड़ी आसान सी है नजर आ रही है, क्योंकि इसमें U11 की वैल्यू रखते हैं। U11 की वैल्यू रखें तो वो 3 है, तो L31 2/3 हमारे पास लिखा गया। लिहाजा ये इसको हम आप देख लीजिएगा, दोबारा दिखा भी देंगे कि ये हमारे पास फाइंड आउट कैसे हुआ। उसके बाद L31 जो अभी फाइंड आउट किया था इसके अंदर 9th में, तो हमारे पास वो था 2/3 L31, और वो हम वहां से फाइंड आउट कर चुके हैं। अब उसके बाद U12 आपके पास ये लिखा हुआ है, ये U12 हमारे पास है। और L32 हमारे पास क्या कहते हैं, हमने L32 एक फाइंड आउट करना है या U22 फाइंड आउट करना है, ये हमने देखना है। तो हमारे पास देख लेते हैं जी, हम देखना चाहते हैं ना कि L32, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को हमने फाइंड आउट करना है, L32 या U22। तो इसका तरीका बेहतरीन ये होता है कि आप पीछे से देखें, यहाँ से यहाँ तक, कि हमने कौन सी इसमें L32 मौजूद है या U22 मौजूद है। अगर तो U22 मौजूद है तो फिर इसका मतलब हमने U22 सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, ये U22 यहाँ से मालूम किया था, यानी इसके अंदर, तो लिहाजा U22 हम फाइंड आउट करेंगे। और U22 फाइंड आउट कर चुके हैं। L32 जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हमने इनके रेफरेंसेस लेने कि ये कहाँ कहाँ वैल्यूज इनकी पड़ी हुई है। तो देख लेते हैं जी हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज जो कि हमारे पास L32, ये हमने सवाल हल किया जी इसके अंदर। ये आपके सामने है कि हमने ये वैल्यूज को सॉल्व किया, और इसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया L32। आप भी यानी इसके अंदर हमने जो वैल्यूज यूज की वो U22 की वैल्यू 1/3 थी, और बाकी वैल्यूज जो हैं 2 यहाँ पे लिख दी। तो L32 की वैल्यू आपके पास मौजूद है। अब हम यहाँ तक पहुंच गए, और इसके क्वेश्चन का नाम 6 डैश हमने यहाँ पर रखा। अब इसके अंदर आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में
हम कहाँ तक पहुंचे जी, ये आपके सामने 16 तक हमने क्योंकि 16 इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है और हम यहाँ पर 10 इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर चुके। अब हमारे पास ये है कि हम ये 11 इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। L31 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी थी, L31 जो कि हमारे पास थी 2/3, और U13 की वैल्यू हमारे पास ये है -2। हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और L32 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की इस क्वेश्चन के अंदर, तो L32 की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद U23 हम देखते हैं कि जी किस क्वेश्चन से हमने फाइंड आउट की थी, वो इसमें की थी और इसका नंबर भी हमें याद होगा और नहीं होगा तो लिखा हुआ होगा। ये सारी वैल्यू U23 की वैल्यू रख देंगे और U33 हम फाइंड आउट कर लेंगे। यही चीज हमने यहाँ पर किया और रेफरेंसेस कोड करते हुए हमने ये वैल्यूज को यहाँ पर किया। आपके सामने रखते हैं जी कि ये 11th हमारे पास कौन सी यहाँ पर लिखी गई है। तो 11th के अंदर देखते हैं जी, ये हमारे पास 11th में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगी, हाँ जी ये रही। तो इसके अंदर जरा गौर करें कि हमने रेफरेंसेस, आप देख लीजिएगा, इसको स्टिल करके देख लें या वरना हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। 3, 4 डैश, 3rd डैश और इन 11 में रखें तो U3 की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद -3 हमारे पास आई। अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व की हैं वो ऐसा ऐसा हम जो है 16 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। 16 इक्वेशन तक जो है वो हम सॉल्व, सॉरी 16 टोटल करनी है और 11 तक हम पहुंचे। अब हम 12 करते हैं। 12 इक्वेशन, ये 12 इक्वेशन हमारे पास है। L31 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यानी सारी वैल्यूज जो हैं वो हम यहाँ पर लेंगे। आप देखें हमारे पास क्या कहते हैं, L31 की वैल्यू हमारे पास इधर से फाइंड आउट करेंगी 2/3 और U14 की वैल्यू हमने फाइंड आउट, U14 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके रखी हुई है और L32 की वैल्यू हमने किस जगह पे फाइंड आउट की थी। L32 की वैल्यू आपके पास यानी L32 की वैल्यू इसमें से आएगी, इसमें भी मौजूद थी। तो इससे पहले जो उनसे हो सकता है कि ये हमने फाइंड आउट की थी पहले से। चलिए आप देख लीजिएगा, यहाँ से फाइंड आउट की थी ये वाली इक्वेशन L32। उसके बाद U24 हमने जो है वो इस इक्वेशन में से फाइंड आउट किया था और U34 हमने फाइंड आउट करना है। अब ये सॉल्व करते हैं जी हमारे पास इसको क्वेश्चन नंबर 12 को, और ये वैल्यूज को हम आपके सामने रखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 16 करनी है इंशाल्लाह, 4 रहेगी हमारी 4/4 के लिए। ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है U34 हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट कर ली। अब कौन सी कर रहे थे जी, हम देख लेते हैं एक दफा दोबारा से जाके कि कौन सी हम कर रहे थे। हम कर रहे थे जी इसके अंदर ये अपना 12 कर रहे थे। 12 में अब हमने देखना है किस जगह पे हमारे पास फाइंड आउट करना है, और 12 में हमने फाइंड आउट क्या करना था जी, 12 में हमने फाइंड आउट करना था U34। तो U34 फाइंड आउट कर रहे थे जी हम यहाँ पर U34, ये इक्वेशन हमारे पास होगी 3-4। सिमिलरली आप बाकी उम्मीद है कि फाइंड आउट कर लेंगे सारी चीजें। तो ये हमने क्वेश्चन जनसी हैं वो फाइंड आउट की और सारों को जब हमने सॉल्व किया, ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ कि आपको नोट करने का मौका मिले और फिर आपने इसको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सारी वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट की हैं U44 हर एक वैल्यूज को आपने इस तरीके से करना है। आप खुद भी कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। किसमें, मैट्रिक्स एल में। मैट्रिक्स एल में ये L21 की वैल्यू है, ये L31 की वैल्यू है, ये L32 की वैल्यू है और ये L41 की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या कहते हैं L42 की वैल्यू है और ये L43 की वैल्यू है
और ये वैल्यू U11 की है, U12 की है, U13 की हमारे पास है, और U14 की हमारे पास है, और ये वैल्यू 22 की है, U23 की वैल्यू है, और ये U24 की वैल्यू है। आप देख लीजिएगा पीछे बैक करके से। उसके बाद U33 और U34। सिमिलरली ये वैल्यू हमारे पास U44 की वैल्यूज है। ये सारी वैल्यूज हमने एक्चुअल कहाँ रखी थी? ये वैल्यूज हमने रखी हैं जो शुरू के अंदर हमने ये एक सिस्टम बनाया था मैट्रिक्स सेल का। आप इसके अंदर देखिएगा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये यहाँ पे हमने रखी थी ये मैट्रिक्स, जो हमने ये शुरू में बनाई थी ये वाली मैट्रिक्स। यानी हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज रखी हैं, ये तमाम वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की थी मैट्रिक्स एल और यू की वैल्यूज, और वो अब हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो कर लिया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर एक और, हम यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, इसके अंदर अब हम आते हैं जी इसमें यहाँ पर एक स्टेप हो गया और मैट्रिक्स एल मालूम हो गई, मैट्रिक्स यू मालूम हो गई। लेकिन आप इसके अंदर अगर गौर करें कि ये अगर हमने चेक करना हो क्या ये वाकई वही दो मैट्रिसेस हैं कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास इसका जवाब हो। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई करके देख लें कॉमन वे से। हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, आप चाहें तो कैलकुलेटर पे कर लें। मैट्रिक्स एल यू, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर मैट्रिक्स ए ही आया। यानी ये एक्चुअल फिर ये इस बात से क्या साबित हुआ कि इस बात से ये बात साबित हुई कि आपके पास मैट्रिक्स एल और मैट्रिक्स यू ये दोनों फैक्टर हैं किसके? मैट्रिक्स ए के। लिहाजा ये हमारे पास लिखा गया। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वेरीफाई भी अगर एग्जाम में करना चाहें तो जरूर करें। अगर टाइम जो है शॉर्ट हो तो बेशक आप ना करें। यहाँ पर आते हैं जी ए एक्स। एक्चुअल ये स्टेप हमने इस तरह याद किए हुए कि हमने ये देखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। यानी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो मैट्रिक्स फॉर्म कहलाती है। फिर हमने कहा जी जिन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने कहा इसका नाम ए को एल ऑफ यू रख दें। तो हमने इसकी जगह मैट्रिक्स इसकी जगह हमने जो है ए की जगह हमने एल ऑफ यू रखा, और हमारे पास आंसर ये बन गया एल ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू बी। फिर इन्होंने ये कहा कि आप यू एक्स को, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है, तीनों ही मैट्रिसेस है, इनकी प्रोडक्ट भी मैट्रिसेस होगी, यू एक्स को वाई रख दें, मैट्रिक्स वाई। और फिर मैट्रिक्स वाई जब हमने इसको रखा, यानी किसको हमने रखा जी, हमने जो है इसकी जगह, इसकी जगह जो है हमने कहा आप इसका नाम वाई रख लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका नाम वाई रख दें या कोई और नाम रख दें, फिलहाल वाई रखा। और एल ऑफ वाई इज इक्वल टू बी हमारे पास लिखा गया। हमने जो स्टेप अब तक किए उसमें एक्चुअल हम इसी प्रोसीजर को जो है फॉलो कर रहे हैं। ये छोटी सी बात, इसको अगर आपको याद है तो आप समझे एलयू डिकम्पोजिशन मेथड आप कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये है कि स्टेप क्या है। पहला जो स्टेप किया इसका नाम हमने ए इज इक्वल टू एल ऑफ यू रखा, और दूसरा दूसरा स्टेप जो हम करेंगे यानी स्टेप 2, इसका नाम हमने एल ऑफ वाई, यानी ये लिखा हुआ भी है स्टेप नंबर 2 कि एल ऑफ वाई इज इक्वल टू बी रखा। और उसके बाद थर्ड स्टेप का नाम हमने y इज इक्वल टू यू ऑफ x रखा। इसी के तहत हम करेंगे। आप इस एल्गोरिथम को जरूर जहन नशीन कर लें। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि हमने मैट्रिक्स ए के फैक्टर ढूंढ ली, फैक्टर मैट्रिसेस ढूंढ ली, ऐसी दो मैट्रिक्स ढूंढ ली जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर मैट्रिक्स ए ही आता है। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि एल ऑफ वाई। अब मैट्रिक्स एल क्या थी? मैट्रिक्स एल वो है जो अभी हमने फाइंड आउट की, यानी ये मैट्रिक्स एल है। और उसके बाद वाई मैट्रिक्स क्या होगी? वाई हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होगी जो कि डिपेंड करेगी कि आप किस ऑर्डर की मैट्रिसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो हमने सवाल शुरू किया था वो 4x4 का था, 4x4 का हमने क्वेश्चन किया था, यानी उसमें 4 वेरिएबल्स थे और 4 ही इक्वेशंस थी।
तो लिहाजा इसके अंदर भी आपके पास एक कॉलम में आपके पास 4 वेरिएबल्स होंगे, y1, y2, y3, y4। अगर आपके पास ये सवाल यानी कि ये क्वेश्चन जो हम शुरू से कर रहे हैं वो 3x3 मैट्रिसेस के साथ होता, यानी 3 वेरिएबल्स होते और 3 ही नंबर ऑफ इक्वेशन होती, तो फिर हमारा जो ये y कॉलम था y1, y2, y3 रह जाएगा। और अगर 2x2 का होता सिस्टम तो फिर हमारा कॉलम ये वाला कॉलम यानी y जो है फिर इंट्रोड्यूस होता y1, y2 कॉलम मैट्रिक्स। जब भी इंट्रोड्यूस होता ये हमारे पास इस तरीके से इंट्रोड्यूस होता, और ये हमारा नया मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस हुआ, इससे पहले ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था इस प्रॉब्लम के अंदर। फिर आपने इस तरीके से करना है, ये y लिखा, अब हमने जो है b क्या चीज है, b मैट्रिक्स का हमारे पास क्या है, b वो है जो हमने शुरू के अंदर लिखा था। मसलन ये देखें आपके सामने जो है, शुरू में देखें हम यहाँ पर आपके साथ लिखते हुए आ रहे हैं, जब हमने b का मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट किया था। ये देखें ये है जी हमारे पास b जो है वो ये था, b ये था हमारे पास, यानी ये b था हमारे पास। उसके बाद और उसके अंदर ये 4x4 का भी है, यानी 4 इक्वेशंस हैं, 4 ही वेरिएबल हैं, और इसी वजह से ये मैट्रिक्स एल और यू हमने डिफाइन की थी। एक बात मैं और बताता चलूं कि यहाँ पर कि ये जो हमने डिफाइन करने, ये वो दो मैट्रिसेस हैं जिनको हमने ढूंढा, जब हम इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो था वो हमारे पास ये आया था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही दो मैट्रिसेस हैं जो हमने जिनकी मदद से हम मैट्रिक्स ए हासिल कर सकते हैं, या कोई और भी है। उसकी मिसाल जिस तरह आपके पास क्या कहते हैं 8 था, यानी 8 था, उसके अंदर 8 के फैक्टर तो बहुत ज्यादा है। मतलब मैं कहता हूँ कि 2 नंबर बताएं जिनको मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आपके पास 8 आता है, तो कोई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बता सकता है 4 मल्टीप्लाई 2, तो वो भी 8 होता है। अगर कोई मुझे ये बता देता 16 मल्टीप्लाई 1/2, तो वो भी 8 होता है। और कोई और मुझे बता देता यानी इस तरीके से -4 मल्टीप्लाई -2, वो भी +8 होता है। तो इससे इन्फिनिट है 8 के फैक्टर। तो क्या हमारे पास यही दो मैट्रिसेस हैं जिनको दो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या कहते हैं आंसर जो है वो यही आएगा मैट्रिक्स से? तो आंसर इस सवाल का जवाब ये है कि नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास मैट्रिसेस हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर मैट्रिक्स ए हासिल हो जाए। लेकिन हम यहाँ पे इसको इसी मेथड के साथ करेंगे, और दूसरा मेथड जो है वो अगर आपको कहीं मिलता है तो आप जरूर उसको कीजिएगा। दूसरा यहाँ पे ये भी बात बताते चलें कि ये देखना ना, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 3x3 की मैट्रिक्स होगी, तो और तो फिर y जो होगा, जो कैपिटल Y हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो y1, y2, y3 होगा कॉलम वाइज। और अगर हमारे पास ये 2x2 की होगी मैट्रिक्स के लिए, हम LU डिकम्पोजिशन मेथड करते हैं, तो फिर कैपिटल Y इज इक्वल टू y1, y2 होगा। ये हमारे पास लिखा जाएगा, जिसके मुताबिक चूंकि यहाँ 4x4 है, तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर 4x4 में कॉलम मैट्रिक्स 1 यानी कि 1 कॉलम 4x1 का होगा, यानी 4 आपके पास 4x1 4 रोज होंगी, एक जो है वो आपके पास यहाँ पर कॉलम होगा। अब हम आते हैं जी दूसरा यहाँ पर करने के लिए, इसमें इसको अब हम करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो मैट्रिसेस को लेफ्ट हैंड साइड की, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही मैंने इसको कंपेयर करना है दो मैट्रिसेस को, कि वो दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं, जब हमारे पास उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल हो। तो ये इक्वल होने की वजह से अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं जी। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम इसको, यानी कि ये हमारे पास रो है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो सा होगा वो y1 होगा। y1 y1 +0 +0 +0, और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इसके इक्विवेलेंट हम लिख देंगे, जो कि हमारे पास 1 हमारे पास आ गई। मैंने दोनों स्टेप कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिया और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को इक्वल भी कर रहा हूँ। उसके बाद ये फिर आपने मल्टीप्लाई करना है ये हमारे पास, यानी ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ,
जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो सा है 1/3 y1 प्लस y2 आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और इसको हमने कंपेयर कर देना है इस एंट्री के साथ, तो आंसर ये हमारे पास होगा। सिमिलरली हम इसको आगे फर्दर करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा इसमें। और फिर इसी तरह और कंपेयर करेंगे, लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस रो को इस आपके साथ जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इक्वलेंट कर देंगे 4 के, तो ये हमारे पास इसका आंसर ये लिखा जाएगा। तो ये 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई मैट्रिसेस को, लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद और राइट हैंड साइड की मैट्रिसेस की एंट्रीज के साथ कंपेयर कर लेने के बाद। अब हमारे पास ये है जी कि आपके पास इसमें इनको आपने ये करना है, ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू y1 की वैल्यू हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y2 जो है वो आपके पास 5/3 आ जाएगा। फिर y1 की वैल्यू इसमें और y2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y3 का आंसर आपके पास आ जाएगा। देन y1 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करें, y2 की वैल्यू भी, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 5/3, y3 की वैल्यू जो है -3 और y4 फाइंड आउट करें तो वो आपके पास 0 आता है। तो लिहाजा इसकी वैल्यूज फिर हम इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे। कौन सी मैट्रिक्स के अंदर? ये इसमें y1 आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसमें रख देंगे वैल्यूज। तो हम रखते हैं जी इसमें वैल्यूज हमारे पास, देखते हैं जी क्या आंसर आता है। और ये देखें y इज इक्वल टू आपके पास 1, 5/3, y1, y2, y3 की वैल्यू रखी। अब स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 3 जिसका मैंने ये कहा था कि y इज इक्वल टू यू एक्स के तहत हम काम करेंगे। ये तरीकेकार है LU डिकम्पोजिशन मेथड का सॉल्व करने का, सोल्यूशन फाइंड आउट करने का, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीकेकार है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, ये इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और फिर हमने देखा कि हमारे पास जवाब जो है वो क्या आता है। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड को मैट्रिसेस को तो हमारे पास ये रिजल्ट आया जी, और इसको हमने इसकी इस एंट्री के साथ इक्वल कर दिया क्योंकि ये इक्वल हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये इक्वल हमारे पास है। सिमिलरली हमने जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसके अंदर इसको इसके साथ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको इक्वलेंट कर दिया इसके साथ 5/3 के। इसी तरह हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया इस पूरे कॉलम के, यानी सॉरी चले मैं लिख ही देता हूँ, पूरे कॉलम को पूरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर जो सा था ये, चूंकि थर्ड रो के साथ एंट्री से है तो लिहाजा इसके साथ हमने कंपेयर कर लिया। अब हम आते हैं जी इस सिमिलरली जब हमने मल्टीप्लाई किया इस पूरे इसको इस कॉलम के साथ तो आंसर जो सा है वो जो भी हमारे पास हासिल हुआ उसको ये इसके साथ इक्वलेंट कर दिया, लिहाजा ये हमारे पास लिखा गया। अब आपके सामने मैं ये रखता हूँ वही चीजें जो मल्टीप्लाई कर लेने के बाद हासिल हुई। अब इसके अंदर देखें लास्ट में W3 W इज इक्वल टू 0 हासिल हो गया लास्ट में, ये हमारे पास हो गया W0। अब जैसे ही W0 आपके पास हासिल हुआ आप इस तरीके से करें कि इसको इसमें पुट कर दें इस इक्वेशंस के अंदर 3 में W0 को, तो आपके पास Z1 आ जाएगा, W0 और Z1। अब ये फिर उसके बाद वो वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर, तो आपके पास आंसर जो होगा W0 Z1, तो Y जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। ये भी आपके सामने कर भी देते हैं। फिर 3 वैल्यूज आ गई, W Z Y, और फिर इन तीनों वैल्यूज को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आंसर X का आंसर आपके पास हासिल हो जाएगा जो कि उम्मीद है कि 1 होगा। ये सारा सोल्यूशन ये आपके सामने है जी। Z1 आ गया और Y0 आपके पास आ गया सब्स्टिट्यूशन कर लेने के बाद, और X इज इक्वल टू 1 आ गया। ये LU डिकम्पोजिशन मेथड लोअर अपर ट्राइंगल हमारे पास होता है।
इसको ना एक दफ़ा मैं आपके सामने आपकी आसानी के लिए ज़रा थोड़ा सा स्लो चलाता हूँ, ताकि आप इसके अंदर कोई चीज़ नोट करना चाहें तो वो आप नोट कर सकें कि ये किस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ख़ासकर ये कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सिस्टम के वो कैसे सॉल्व हुई आपस में। तो लेकिन इसके अंदर याद रखिएगा कि ये इसके लिए स्केयर मैट्रिसेस का होना, मैट्रिक्स ए का स्केयर मैट्रिक्स होना जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे पास। वरना और उसके अलावा ये एक और बात भी है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी हमारे पास अदर देन ज़ीरो होना ज़रूरी है, कि ये अदर देन ज़ीरो हमारे पास होगा। अगर नहीं होगा तो उस सूरत हाल के अंदर इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस तरह के हमारे पास दूसरे जो हैं जो सॉल्यूशन है, मेथड है, वो दूसरे मेथड जो हैं वो भी इस बात से डिनाई कर देते हैं कि आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन, मतलब क्रैमर रूल है, वो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास आ सकता है। अगर इन्वर्स यानी डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए मैट्रिक्स ए का। बाकी हम कर ज़रूर लेते हैं, वो कोई और तरीके कार है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।